नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट सिलेबस यानी कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसके कंप्लीट सिलेबस के एमसीक्यू करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप उन सभी क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो जो पहला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए जो भी फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल हैं, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल जो है वो सभी नागरिक को पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक नियम कानून पता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फार्मा इंडस्ट्री है, दवाओं का इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून होते हैं और इन नियम कानून को जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं या फिर अगर आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जो सेकंड क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फर्स्ट केमिस्ट शॉप वाज ओपन इन। ठीक है, तो सबसे पहली केमिस्ट शॉप किसने ओपन की थी, तो इसको मिस्टर बाथगेट ने ओपन किया था। ठीक है, मिस्टर बाथगेट। ठीक है, मिस्टर बाथगेट ने, ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट शॉप इंडिया के अंदर ओपन किया था कलकत्ता शहर में। ठीक है, कोलकाता शहर में जो है सबसे पहले 1811 में। ठीक है, 1811 में पहली केमिस्ट शॉप कहें या फिर कहें कि मेडिकल स्टोर कहें, मिस्टर बाथगेट ने कलकत्ता शहर में ओपन किया था। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को कब पास किया गया था। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और फार्मेसी एक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये हमारा जुड़ा हुआ है दवाओं के साथ में। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उनका स्टैंडर्ड कैसे होगा, उनका लाइसेंस कैसे दिया जाएगा, ये सभी बातें जो हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आती हैं। और जो हमारा फार्मेसी कोर्स है, ठीक है, जो हमारा फार्मेसी कोर्स है उसको चलाने के लिए फार्मेसी एक्ट लाया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट यानी कि D&C, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं। और एक हमारा फार्मेसी एक्ट होता है। ठीक है, फार्मेसी एक्ट होता है, एक हमारा फार्मेसी एक्ट होता है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को कब पास किया गया था, तो इसको 1940 में पास किया गया था। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ। ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक है, इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं, इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं, इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं। तो इसलिए जो इसका यहाँ पे ईयर है वो पहले का होगा। ठीक है, यानी कि इसको 1940 में पास किया गया है। और जो हमारा यहाँ पे फार्मेसी एक्ट है इसको 1948 में पास किया गया। ठीक है, जिसमें एक वर्ड है उसको बाद में पास किया गया था और इसमें 2 वर्ड है उसको पहले पास किया गया था। ठीक है, तो आप इस तरह की जो ट्रिक है आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो फार्मेसी एक्ट को 1940 बताएंगे और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को 1948 बताएंगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जिसमें 2 स्पेलिंग आ रही है उसको पहले पास किया गया था और जिसमें एक ही स्पेलिंग यानी कि फार्मेसी है उसको बाद में पास किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फार्मेसी एक्ट को कब पास किया गया था, तो इसको 1948 में पास किया गया था। ट्रिक क्या है, इसके अंदर केवल एक ही वर्ड है जो कि है फार्मेसी, इसलिए इसको बाद में पास किया गया था। ठीक है, तो 1948 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि पॉइजन एक्ट को कब पास किया गया था, तो ये 1919 में पास किया गया था। ठीक है, तो देखिए आज़ादी के समय से पहले, ठीक है, 1947 से पहले, ठीक है, फार्मेसी फील्ड को रेगुलेट करने के लिए, दवाओं को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही कम नियम कानून हुआ करते थे। ठीक है, 1947 से पहले दवाओं से जो यहाँ पे रिलेटेड नियम कानून है वो बहुत कम हुआ करते थे। एक आपका पॉइजन एक्ट होता था और एक आपका डेंजरस सब्सटेंस एक्ट होता था। ठीक है, तो पॉइजन एक्ट को कब पास किया गया था, इसको 1919 में इसको पास किया गया था। ठीक है, तो 1919 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सी नंबर पे है, तो हम यहाँ पे सी वाले पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी को कब अपॉइंट किया गया, इसी को हम DEC कहते हैं। ड्रग इंक्वायरी कमेटी को कब अपॉइंट किया गया, ठीक है, तो इसको 1928 में अपॉइंट किया गया। ठीक है, 1928 में जो है वो यहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या यहाँ पे सीखा कि 1811 में सबसे पहली केमिस्ट शॉप मिस्टर बाथगेट ने ओपन करी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पे फार्मेसी एक्ट है वो कब आया, वो 1948 में आया। और हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो कब आया, तो वो हमारा जो है, एक बार हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो हमारा 1940 में आया, ये हमारा 1940 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये आ रहा है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी को कब बनाया गया, तो इसको 1928 में बनाया गया। ठीक है, 1928 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी को बनाया गया और इस कमेटी ने 2 साल बाद जो है वो अपना रिपोर्ट सरकार को पब्लिश की। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि द रिपोर्ट ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज पब्लिश्ड इन। ठीक है, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को 1928 में बनाया गया था और 2 साल बाद यानी कि
1931 में, ठीक है, 1931 में जो इसके यहाँ पर रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी की जो यहाँ पर रिपोर्ट थी उसको 1931 में पब्लिश किया गया, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी वाज अपॉइंटेड इन, तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को कब अपॉइंट किया गया, तो इसको भारत सरकार ने इसलिए अपॉइंट किया था कि उस समय भारत के अंदर हेल्थ सिस्टम कैसा था, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट जो कमेटी है उसको भारत सरकार ने अपॉइंट किया था। तो इसको कब अपॉइंट किया गया था, तो इसको 1943 में जो है वो अपॉइंट किया गया था, ठीक है। इसको 1943 में इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, जो इसका यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1943 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया। जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं कि फार्मेसी बिल को कब लाया गया, ठीक है। फार्मेसी बिल को कब लाया गया, तो देखिए बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है। देखिए जब कोई बिल पहले लोकसभा में पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में पास होता है, ठीक है। लोकसभा में पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद वो जाता है किसके पास, वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं उसके बाद ही जो बिल है वो एक्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद ही वो नियम कानून बनता है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे फार्मेसी बिल है इसको कब लाया गया था, तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है 1945, ठीक है। फार्मेसी जो बिल है इसको 1945 में लाया गया था और जो हमारा फार्मेसी एक्ट है उसको 1948 में पास किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले बिल लाया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में उसको पास किया जाता है, उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट के, ठीक है, सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही वो एक्ट बनता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि फार्मेसी इंक्वायरी कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था। फार्मेसी इंक्वायरी कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था, तो जो ऑप्शन दिया गया उसको हम देख लेते हैं 1948, 1950, 1951 या फिर 1953, ठीक है। तो फार्मेसी इंक्वायरी जो कमेटी है इसको 1953 में अपॉइंट किया गया था कि उस समय देश में फार्मा इंडस्ट्री की हालत क्या, उसकी कंडीशन कैसी है, उसका पता लगाने के लिए फार्मेसी इंक्वायरी जो कमेटी है इसको 1953 में जो है वो भारत सरकार ने अपॉइंट किया था, ठीक है। चलिए तो ये एक यहाँ पे फेमस क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को कब पब्लिश किया गया था, तो 1955 में, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी, 1955 में, ठीक है। ये डेट आपको, ये जो ईयर है ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1955 में जो है वो पहली इंडियन फार्माकोपिया प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ चोपड़ा कमेटी, ठीक है। तो चोपड़ा कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर RN चोपड़ा, डॉक्टर BN चोपड़ा, डॉक्टर SN चोपड़ा या फिर नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी, जो इसके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर RN चोपड़ा, ठीक है। डॉक्टर RN चोपड़ा जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। डॉक्टर RN चोपड़ा जो है वो चेयरमैन थे। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो PCI को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम सेंट्रल काउंसिल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत लोग यहाँ पे काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा काउंसिल हो है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा काउंसिल है। तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। काउंसलिंग नहीं होता है, ठीक है। ये होता है काउंसलिंग होता है, ठीक है। काउंसिल होता है। तो आप यहाँ पे काउंसलिंग जो वर्ड है इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अगर आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल बताना है तो आप यूपी फार्मेसी काउंसिल बताइए या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बताइए, ठीक है। ये आपका काउंसलिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है कि PCI को हम सेंट्रल काउंसिल कहते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि द इलेक्शन ऑफ PCI हेल्ड इन, तो जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की इलेक्शन है ये कितने साल में होते हैं, तो ये 5 साल में होते हैं, ठीक है। एवरी 5 ईयर, ठीक है। ये प्रत्येक 5 साल के बाद होते हैं। तो देखिए अभी यूपी फार्मेसी काउंसिल का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का जो इलेक्शन है वो 2022 में हुआ है, इस वर्ष हुआ है। यानी कि 5 साल बाद जो है यानी कि 2027 में जो है वो फिर से यूपी फार्मेसी काउंसिल का इलेक्शन होगा। तो वो चाहे आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो या फिर आपका सेंट्रल काउंसिल यानी कि PCI हो, जो उनकी इलेक्शन है वो प्रत्येक 5 साल में होते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल को कब बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए जब हमारा फार्मेसी एक्ट बन गया, ठीक है, उसके बाद ही जो है वो पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया। तो वो बनाया गया 1949 में, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल जो है उसको 1949 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड बाय UGC इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे PCI का कंपोजिशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि
नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, जो कि यहाँ पे यूजीसी के द्वारा यानी कि आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा उनको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। तो जो इनका नंबर होता है वो होता है 6, ठीक है। 6 मेंबर जो हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाई, ठीक है, यहाँ पे बाई रहेगा, नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन पीसीआई। तो जो यहाँ पे केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कितने मेंबर को पीसीआई में अपॉइंट करती है, ठीक है। तो जो 6 है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है कि 6 मेंबर जो हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे भारत सरकार है उसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। तो पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सभी जो लोग रिटायर हो जाते हैं इन पोस्ट से, उनको यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि पीसीआई चेयरमैन होल्ड ऑफिस फॉर। तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं ये कितने साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं, मतलब ये कितने साल के लिए चेयरमैन बने रहते हैं, ठीक है। तो ये 5 साल के लिए बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है कि जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं या फिर जो यहाँ पे चेयरमैन है, जो उनका यहाँ पे कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ। तो जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट स्टूडेंट हैं इन्हें कितने घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है? इन्हें 500 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है, जो कि कम से कम 3 महीने में पूरा होना चाहिए, ठीक है। जो आपका यहाँ पे 500 घंटा है ये आपका 3 महीने में पूरा होना चाहिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि मिनिमम एज टू रजिस्टर ऐसे फार्मासिस्ट। तो अगर आप फार्मासिस्ट के रूप में ऐसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो वो 18 साल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इश्यू एंड रिन्यूअल मेंशन इन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये सभी हमारे शेड्यूल वाले क्वेश्चन है। तो देखिए जो हमारा शेड्यूल ए है इसी के अंदर प्रोफार्मा दिया गया, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे ड्रग लाइसेंस दिया जाता है उसका एप्लीकेशन का हो गया, ठीक है, उसका लाइसेंस का हो गया, उसका रिन्यूअल का हो गया, जो उसका प्रोफार्मा है, ठीक है, उस फॉर्म का जो यहाँ पे प्रोफार्मा है वो शेड्यूल ए में दिया गया। किसमें दिया गया है? शेड्यूल ए में दिया गया है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल बी है ये हमारा फीस से रिलेटेड है, ठीक है। शेड्यूल सी जो है ये हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। शेड्यूल एम जो है ये हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमारा शेड्यूल ए क्या है? इसके अंदर प्रोफार्मा दिया गया है फॉर्म का। तो हमारा शेड्यूल बी है ये हमारा फीस से रिलेटेड है। शेड्यूल सी जो है वो हमारा यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है और शेड्यूल एम जो है ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे 4 शेड्यूल आपको याद हो गए, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर रिलेटेड टू। तो देखिए जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि आपका वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सभी शेड्यूल सी से रिलेटेड है। ए वाला क्या आता है? इसमें प्रोफार्मा आता है, ए में प्रोफार्मा आता है, बी में फीस आता है, एम में क्या आता है? जीएमपी आता है। यानी कि ये तीनों तो होंगे नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर रिलेटेड टू शेड्यूल सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर रिलेटेड टू, ठीक है। तो ऐसी ड्रग जिनको कि केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, यानी कि एमबीबीएस जो है आप इनके बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इनको यहाँ पे प्रिस्क्राइब और डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो ड्रग हैं वो शेड्यूल एच में आती हैं। शेड्यूल सी में हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आ जाएगा, शेड्यूल एम में हमारा जीएमपी आ जाएगा, शेड्यूल एक्स में हमारी नारकोटिक ड्रग आ जाएंगी, अल्प्राजोलम आ जाएगा, ठीक है। अल्प्राजोलम इस तरह की जो यहाँ पर ड्रग आती हैं इनमें एनआरएक्स लिखा होता है। एनआरएक्स जो है ये हमारा जो हमारा एनआरएक्स है ये हमारा रेड कलर से लिखा होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ठीक है। तो देखिए जो भी आप यहाँ पे टैबलेट देखते हैं, सिरप देखते हैं, ठीक है, इस तरह के जो भी आप यहाँ पे डोजेज फॉर्म देखते हैं उनकी एक्सपायरी डेट लिखी गई होती है, ठीक है। तो वो एक्सपायरी डेट कंपनी वाले डिसाइड नहीं करते हैं, उसके लिए भी बाकायदे नियम कानून बना हुआ है। शेड्यूल जो है उसमें दिया गया है कि कौन सी ऐसी ड्रग है उसका एक्सपायरी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि MCX, ठीक है। तो देखिए जो हमारा एक्स है ये हमारा नारकोटिक से रिलेटेड है, ठीक है। नारकोटिक कैटेगरी के ड्रग किस में आती हैं? एक्स में आती हैं। सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आता है जैसे कि आपका इंसुलिन हो गया, वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया। एम में हमारा जीएमपी आता है,
एक ही ऑप्शन बच रहा है शेड्यूल पी, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे लाइफ पीरियड है ड्रग का वो हमारा शेड्यूल पी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि डिजीज विच कैन नॉट बी प्रिवेंट आर क्योर बाई ड्रग मेंशन इन। तो देखिए बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिनको कि ठीक नहीं किया जा सकता या फिर उनको ठीक करने का दावा नहीं किया जा सकता है उनको, ठीक है, उनका रोकथाम या फिर कहें कि जो उनका उपचार है उसको करने का दावा नहीं किया जा सकता है। ये कौन से शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। शेड्यूल ए किससे है, प्रोफार्मा से है, ठीक है। शेड्यूल ए के अंदर प्रोफार्मा दिया गया है फॉर्म का, शेड्यूल जे और यहाँ पे शेड्यूल डब्ल्यू जो है ये यहाँ पे बच रहा है। जो हमारा शेड्यूल एम है ये हमारा जीएमपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है शेड्यूल जे। तो शेड्यूल जे के अंदर ऐसी डिजीज दी गई हैं जिनको कि ठीक करने का दावा या फिर उन्हें यहाँ पे रोकथाम करने का जो दावा है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल जे से रिलेटेड है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ ड्रग दैट मार्केटेड अंडर ओनली जेनरिक नेम। तो ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसके के अंदर लिस्ट दिया गया है कि इन दवाइयों को केवल जेनरिक नाम से ही बेचा जा सकता है, ठीक है। तो शेड्यूल एच होगा नहीं क्योंकि इसमें प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग आती हैं, शेड्यूल एम होगा नहीं क्योंकि इसमें जीएमपी हो गया, शेड्यूल डब्ल्यू और वी बच रहा है, ठीक है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है शेड्यूल डब्ल्यू, ठीक है। तो शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर जो भी यहाँ पे कंटेंट दिया गया है उसमें ड्रग्स का लिस्ट दिया गया है, उनको केवल आप जेनरिक नेम से ही बेच सकते हैं, ठीक है। वो किसमें दिया गया है, शेड्यूल डब्ल्यू में दिया गया है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि जीएमपी इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल। तो वो है शेड्यूल एम, एक्स में हमारा आ जाएगा नारकोटिक, सी में हमारा आ जाएगा इसमें आ जाएगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और हमारा शेड्यूल वी है इसमें स्टैंडर्ड दिया गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड दिया गया है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोप्राइटरी या फिर ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है। जो यहाँ पे प्रोप्राइटरी या फिर ब्रांडेड आपके ब्रांडेड मेडिसिन है उनका यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वगैरह दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि शेड्यूल विच इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। तो जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, उनका जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है। ए में हमारा प्रोफार्मा है, बी में हमारी फीस है, एम में हमारा जीएमपी है, ऑप्शन एक ही बच रहा है शेड्यूल एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ड्रग्स अदर देन, ठीक है, ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, सी1 एंड एक्स फॉर होलसेल लाइसेंस इश्यू इन, ठीक है। तो ऐसी ड्रग जो कि सी में नहीं आती हैं, सी1 में नहीं आती हैं और एक्स में नहीं आती हैं, ठीक है। ऐसी ड्रग जो कि शेड्यूल सी1 में नहीं है, आपके यहाँ पे सी में नहीं है, ठीक है, सी1 में नहीं है और एक्स में नहीं है, उनके होलसेल का लाइसेंस किस में दिया जाता है, ठीक है, कौन से फॉर्म में दिया जाता है। तो इसको 20B में दिया जाता है, ठीक है। 20 आप 20 याद रखेंगे, बी का मतलब होता है बिजनेस जो कि होलसेल में होता है, ठीक है, 20B, ठीक है। तो ड्रग्स अदर देन दोज मतलब ऐसी ड्रग शेड्यूल सी, सी1 और एक्स को छोड़ के बाकी जो भी ड्रग हैं अगर आप उनका होलसेलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 20B का जो लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 20BB का दिया है और 20G का दिया है। तो जो भी यहाँ पे नारकोटिक्स ड्रग है यानी कि शेड्यूल एक्स कैटेगरी के ड्रग हैं इनका होलसेल करने के लिए आपको फॉर्म 20G का जो है आपको 20G का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे शेड्यूल सी और सी1 कैटेगरी की जो यहाँ पे ड्रग हैं जैसे कि आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया, वैक्सीन हो गया, इंसुलिन वगैरह हो गया, इनका होलसेलिंग करने के लिए आपको 20BB का जो यहाँ पे लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, सी1 एंड एक्स। तो सी, सी1 और एक्स को छोड़ के बाकी जो मेडिसिन है अगर आप इनको रिटेल करना चाहते हैं यानी कि अगर आप यहाँ पे इनको मेडिकल स्टोर के माध्यम से बेचना चाहते हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ पे बिल्कुल आसान लफ्जों में समझ लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे इनको रिटेल करना चाहते हैं, फुटकर यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा जो लाइसेंस है वो आपको लेना पड़ेगा। तो फॉर्म 20 का जो यहाँ पे लाइसेंस है वो आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप सी, ठीक है, जो यहाँ पे आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं यानी कि आपका इंसुलिन वगैरह हो गया, वैक्सीन वगैरह हो गया, अगर आप इनका रिटेलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 21 लेना पड़ेगा। और अगर आपको शेड्यूल एक्स कैटेगरी के जो ड्रग हैं, ठीक है, इनका अगर आपको यहाँ पे रिटेलिंग करना है तो इसके लिए आपको 20F वाला जो आपका यहाँ पे 20F का जो यहाँ पे लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि मैजिक रेमेडीज लाइक कवच, मंत्र, तालिस्मान किससे रिलेटेड है। तो ये हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट वाज पास इन।
तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को कब पास किया गया था? ठीक है, तो इसको 1954 में पास किया गया था। 1954 में ड्रग मैजिक रेमेडीज, ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट को कब पास किया गया था? 1954 में इसको पास किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट, तो ऐसे कौन कौन से एडवर्टीजमेंट हैं जिसपे कि रोक लगाई गई है? ठीक है, और जो एक्ट है वो कौन सा है? वो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो कि 1954 में पास हुआ था। तो इसके अंतर्गत किस तरह के यहाँ पे ऐसे एडवर्टीजमेंट है, प्रचार है, जिन पे की रोक लगाई गई है? पहला दिया गया कि करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ठीक है, तो कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी यहाँ पे डॉक्टर जो है वो यहाँ पे दावा नहीं कर सकता है कि जो भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होती है फीमेल्स में, हम उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगला दिया गया प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज इन वुमन। तो देखिए, वुमन में जो भी मिसकैरेज वगैरह हो जाता है उनको भी ठीक करने का कोई भी दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, डायग्नोसिस, ठीक है, क्योर, मिटिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे शेड्यूल जे दिया गया है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया है कि इसके अंदर ऐसी बीमारियों की लिस्ट है जिन्हें, ठीक है, उनको ठीक करने का दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे सही है कि ये सभी प्रोहिबिटेड, ठीक है, प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट है। प्रोहिबिटेड का हिंदी मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित। ठीक है, इसको हम हिंदी में प्रतिबंधित कहते हैं कि इन पर प्रतिबंध लगाया गया सरकार की तरफ से। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एनडीपीएस एक्ट को कब पास किया गया था? तो एनडीपीएस का फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो एनडीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट। ठीक है, तो इसको कब पास किया गया था? इसको 1985 में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है, 1985। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि हु फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग फार्मुलेशन। ठीक है, तो ऐसा कौन है जो कि जो भी आपके डोजेज फॉर्म आते हैं मार्केट के अंदर, जो भी दवाइयाँ बिक रही हैं, उनके एमआरपी को या फिर कहीं कि उनके प्राइस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? वो करता है डीपीसीओ। डीपीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, डीपीसीओ का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है ये किस शेड्यूल से रिलेटेड है? ठीक है, तो देखिए, शेड्यूल ए जो है इसमें हमारा प्रोफार्मा दिया गया है, जो भी लाइसेंस वगैरह होता है उनका प्रोफार्मा है। सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दिया गया है। एम हमारा जीएमपी से रिलेटेड है। ऑप्शन एक ही बच रहा है, शेड्यूल आई। ठीक है, तो तो हमारे जो यहाँ पे नेशनल एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है वो शेड्यूल आई में दी गई है। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि पॉइजन एक्ट को कब पास किया गया था? 1919 में पास किया गया था। 1919 आपको याद रखना है, 1919 बन जाएगा। ठीक है, 1919 आपको याद रखना है, 1919 जो है वो यहाँ बन जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को कब पास किया गया था? ठीक है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट को कब पास किया गया था? तो जो भी अल्कोहल वगैरह होता है वो इसी एक्ट के अंदर बनाया जाता है या फिर बेचा जाता है। ठीक है, 1940, 1945, 1955 या फिर 1960 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसको 1955 में पास किया गया था। ठीक है, 1955 में जो है वो आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को पास किया गया था। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एमटीपी एक्ट को कब पास किया गया था? इसको 1971 में पास किया गया था। ठीक है, एमटीपी एक्ट, इसका फुल फॉर्म भी हम लिख लेते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है और जब उससे पहले जो है, अगर यहाँ पे उससे पहले अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ए प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड व्हेन इट डज नॉट एक्सीड। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट किया जा सकता है? तो इसके भी कुछ नियम कानून जो है वो बने हुए हैं। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 12 वीक। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी यहाँ पे प्रेगनेंसी जो है वो अगर 12 वीक से कम है तभी उसको यहाँ पे टर्मिनेट किया जा सकता है। और इस केस में यहाँ पे एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर कहें कि यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट होती है, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट जो होती है उनका यहाँ पे ओपिनियन जरूरी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे 12 वीक से अगर यहाँ पे अधिक की प्रेगनेंसी है तो इसके लिए कम से कम दो गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उनका यहाँ पे परमिशन होना चाहिए, 2 RMP का परमिशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 12 वीक का मतलब क्या हो गया? देखिए, हमारा 1 महीने में यहाँ पे 4 वीक होता है। ठीक है, 4 वीक होता है।
तो यहाँ पे अगर 12 वीक है तो इसका मतलब कितना है, 3 मंथ हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिखा जा सकता है। ठीक है, कि जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके पहले जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे इसके बाद करेंगे तो बहुत सारी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन वगैरह आती है, और इसमें कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके जो यहाँ पे कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, सहमति होना चाहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो हमारे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से हैं, और जो यहाँ पे एक्ट वगैरह दिए गए हैं आप इनको यहाँ पे याद कर लेंगे। जो यहाँ पे आपका फॉर्म वगैरह दिया गया, लाइसेंस दिया गया, आप इसको भी याद कर लेंगे। और जो यहाँ पे शेड्यूल वगैरह दिया गया है आप इसको भी याद कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्लास कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।